Good morning, girls. We come to the next part of ISLM model, in which we will study in detail how a shift in IS curve or a shift in LM curve happens or occurs, the reasons behind their shifts, and also the impact of their shifts. That is, what is the impact on rate of interest and impact on income, national income levels, as a result of changes in IS LM curves. आज के लेक्चर में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि IS वक्र अथवा LM वक्र में क्यों परिवर्तन आता है, कैसे परिवर्तन आता है और इन परिवर्तनों के कारण ब्याज दर और राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। IS और LM वक्रों को एक एक करके लेंगे। पहले हम लोग LM वक्र को लेते हैं। हम जानते हैं कि LM वक्र जो है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक है लिक्विडिटी प्रेफरेंस और दूसरा है मुद्रा की मात्रा। सो वी विल फर्स्ट टेक LM कर्व एंड सी द शिफ्ट्स इन द LM कर्व। यदि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है, इफ द सप्लाई ऑफ मनी चेंजेस, देन LM कर्व शिफ्ट्स। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो LM वक्र दाहिनी ओर खिसकती है। अगर मुद्रा की मात्रा में कमी आती है तो वो बाईं ओर खिसकती है। If the supply of money increases, the LM curve shifts to the right. If the supply of money decreases, LM curve shifts to its left. जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो LM वक्र, अगर IS वक्र स्थिर है तो LM वक्र IS के साथ एक नया इक्विलिब्रियम हासिल करती है और इसके कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाती है, लेकिन राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ जाता है। और यदि इसका विपरीत होता है, अर्थात अगर LM वक्र बाईं ओर खिसकती है क्योंकि मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है और राष्ट्रीय आय घटने लगता है। यदि केंद्रीय बैंक की क्रिया द्वारा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाती है तो तरलता अधिमान यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस दिए होने पर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज कांस्टेंट, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर आय के प्रत्येक स्तर पर अधिक मुद्रा सट्टे के उद्देश्य से रखी जाएगी और ब्याज दर को कम होना पड़ेगा। So when the central bank of a country increases the money supply, and on the other hand, when liquidity preference is given and constant, then more will be kept aside for the cause of speculation or the demand of speculation, and because of which interest rates will have to decrease. इसके फलस्वरूप LM वक्र दाहिनी ओर खिसक जाएगी। As a result, the LM curve will shift to the right. LM वक्र के दाहिनी ओर इस तरह से खिसक जाने पर एक नया संतुलन अवस्था उत्पन्न होती है जिस पर ब्याज दर कम और आय का स्तर अधिक होगा। So when the LM curve shifts to the right, as a resultant, a new equilibrium point will be obtained at point G as given in the figure, and the interest rate will fall to a lower point lesser than R0, whereas national income or income level will be greater than OY0. अब कल्पना करते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने के बजाय देश के केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को
कम करने का कदम उठाते हैं. So let us now assume that instead of increasing the money supply, the central bank of the country decreases the money supply. मुद्रा की पूर्ति में कमी करने से आय के प्रत्येक स्तर पर सट्टे के उद्देश्य के लिए कम मुद्रा उपलब्ध होगी. So when the supply of money decreases at every level of national income, there will be less money available for speculative motive. और इसके फलस्वरूप एलएम वक्र बाईं ओर खिसक जाएगी. And as a result of which the LM curve will shift to the left. और IS वक्र को एक नए संतुलन बिंदु T पर काटेगी and will intersect the IS curve at a new equilibrium point T, जिसके अनुसार ब्याज दर ऊंची हो जाएगी. पहले की अपेक्षा ब्याज दर ऊंचे स्तर पे होगी, R0 से ऊंचे स्तर पर, लेकिन आय का स्तर OY0 से घट के कम हो जाएगी. And because of this shift in LM curve towards the left, the LM curve will now strike a new equilibrium with the IS curve at point E, which will reduce the rate of interest, which will increase the rate of interest above point R0, but will reduce the level of national income. So national income will fall and rate of interest will rise. तो इसका सार क्या हुआ कि जब भी मुद्रा पूर्ति बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगी, आय का स्तर बढ़ेगा. जब मुद्रा पूर्ति घटेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और आय का स्तर घटेगा. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट. Now we come to the changes in liquidity preference and its impact. तरलता अधिमान में परिवर्तन LM वक्र में परिवर्तन उत्पन्न करेगी. So a change in the liquidity preference will bring a change in the LM curve. डायग्राम वही होगा जो आपने पिछले स्लाइड में देखा, जिसमें LM वक्र में परिवर्तन होता है. LM वक्र खिसकती है दाहिनी ओर एवं बाईं ओर. यदि लोगों का तरलता अधिमान बढ़ता है तो LM वक्र बाईं ओर सरक जाती है. If liquidity preference increases, then the LM curve shifts to the left, क्योंकि लोग अपने पास ज़्यादा तरल मुद्रा रखने लगते हैं और जो अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट है वो घट जाती है. राइट, इसीलिए LM वक्र जो है वो बाईं ओर खिसक जाती है. यही कारण है कि मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर अपेक्षाकृत ऊंचा तरलता अधिमान राष्ट्रीय आय के प्रत्येक स्तर पर ब्याज दर को बढ़ा देगा. अतएव तरलता अधिमान के बढ़ने पर वक्र बाईं ओर सरकने से IS वक्र के दिए होने पर संतुलन ब्याज दर में वृद्धि होगी, परंतु राष्ट्रीय आय के स्तर में कमी होगी. So when the liquidity preference in the country increases, people prefer to have more amount of liquid money, that is money in form of cash. Then what happens is the LM curve shifts to the left, and this leads to increase in rate of interest but decrease in the level of national income. ठीक इसका विपरीत होता है. यदि लोगों का तरलता अधिमान गिर जाता है या कम हो जाता है तो LM वक्र दाहिनी ओर खिसक जाएगी. मुद्रा की पूर्ति दी होने पर तरलता अधिमान वक्र में नीचे की ओर सरकना का अर्थ होगा कि
आय के प्रत्येक स्तर पर ब्याज दर पहले से कम होने लगेगी. So, with a shift in the liquidity preference, that is, if liquidity preference of people decreases, which means that people do not want to keep cash with them and they want to invest or they want to save their money, then in that case, the LM curve will shift to the right. With the IS curve given, there will be fall in the rate of interest but rise in the level of national income. अर्थात हर एक बार जब भी तरलता अधिमान या तरल मुद्रा की मांग गिरेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा. तरलता अधिमान बढ़ेगी, तरलता अधिमान जब भी गिरेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिरेगा. तरलता अधिमान बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा. It will be just the opposite. Whenever liquidity preference will increase, rate of interest will also increase. When liquidity preference falls, then rate of interest will also fall. और liquidity preference के साथ LM वक्र opposite direction में खिसकेगी. liquidity preference बढ़ेगी तो LM वक्र बाईं ओर खिसकेगा, right? और liquidity preference अगर गिरती है तो LM वक्र दाहिनी ओर खिसकेगा. Fine. So this we have to keep in mind. Now we come to the next one, that is change in desire to save or propensity to consume. Next we come to the changes in the supply of changes in the desire to save or propensity to consume. बचत करने की इच्छा या उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन को देखते हैं. इसमें ध्यान दें कि ब्याज दर को किस तरह से हम परिवर्तित होते देखते हैं. जब लोगों की बचत करने की इच्छा कम होती है, अर्थात जब उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो वस्तुओं के लिए समग्र मांग में वृद्धि होगी, जिससे एक दी हुई ब्याज दर पर आय का स्तर बढ़ेगा. सो व्हेन द propensity to save decreases, which means that the propensity to consume has increased among people, then the aggregate demand for goods and services will also increase because people will spend more on consumer goods and services. At this stage, at a given rate of interest, the level of income will increase. इसके परिणाम स्वरूप आयस वक्र दाहिनी ओर खिसक जाएगी, and as a result of which the IS curve will shift towards the right, making a new equilibrium point at point H. नया संतुलन बिंदु H पर स्थापित होगी और आय का स्तर बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा. अगर हम कल्पना करते हैं कि बचत करने की इच्छा में एक निश्चित कमी होती है या कमी आती है, अर्थात उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप आयस वक्र दाहिनी ओर IS डैश बन के खिसक जाएगी, राइट. LM वक्र स्थिर रहती है, देयर इज नो चेंज इन द LM कर्व, तो एक नया संतुलन बिंदु H पर स्थापित होगी और इस संतुलन पर ब्याज दर तथा आय का स्तर दोनों ही बढ़ेगा, दोनों ही पहले से या पहले की अपेक्षा अधिक होंगे. ठीक इसी प्रकार बचत करने की इच्छा में यदि इच्छा में कमी ब्याज दर तथा आय के स्तर दोनों में वृद्धि देती है,
उसी तरह अगर हम इसका विपरीत देखें, if we see the just the opposite of this entire case, that means when the propensity to save increases, यानी जब बचत करने की इच्छा में वृद्धि होती है। बचतों में जब वृद्धि होती है तो उपभोग में कमी होगी, राइट? तो उपभोग की प्रवृत्ति कम हो जाती है और प्रत्येक ब्याज दर पर राष्ट्रीय आय का स्तर कम होते जाएगा। So when there is increase in propensity to save, automatically propensity to consume will come down. When propensity to consume comes down or decreases at every level of rate of interest, national income will also decrease. तो बचत की इच्छा जब बढ़ जाती है, उपभोग प्रवृत्ति में कमी आती है, तो आय स्तर में गिरावट आएगी। और इसे हम ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं? बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि या उपभोग में कमी को हम आयस वक्र की बाईं ओर खिसकाव से दिखाते हैं। So this is shown by a leftward shift of the IS curve. LM वक्र स्थिर होती है तो पूर्व निर्धारित इक्विलिब्रियम पॉइंट E के बजाय अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट L पर स्थापित होगी, जिसके कारण दोनों आय स्तर तथा ब्याज दर दोनों में ही कमी आएगी। ओके, सो if there is a change in the desire to save or propensity to consume, then rate of interest and national income both will also change. Now we move to the next, that is changes in autonomous investment and government expenditure. अब हम देखेंगे कि निवेश तथा सरकारी व्यय में परिवर्तन किस तरह से राष्ट्रीय आय और ब्याज दर को प्रभावित करता है। निवेश तथा सरकारी व्यय में परिवर्तन भी आयस वक्र को खिसकाती है। सो अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, brings a shift in the IS curve. यदि निजी निवेश बढ़ता है या सरकार अपने व्यय में वृद्धि करती है, दोनों कारण में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। If private investment increases or the government expenditure increases, then it will lead to higher levels of national income. यह आयस वक्र को दाहिनी ओर खिसका देगी और एलएम वक्र दिए होने पर ब्याज दर तथा आय का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक उच्च इक्विलिब्रियम पॉइंट H पर स्थापित होंगे और आय का स्तर भी बढ़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत यदि लोगों की निजी निवेश में गिरावट आती है, कमी आती है या सरकार अपने व्यय को कम कर देती है, तो राष्ट्रीय आय का स्तर और ब्याज दर दोनों ही गिर जाएंगे। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट falls, then there will be a decrease in the rate of interest and also in the national income level. यहाँ पे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त निवेश को सरकार के खर्च में, एक्सपेंडिचर में ही ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट जब भी बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटेगा तो राष्ट्रीय आय और ब्याज दर भी घटेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बचत करने की इच्छा, निवेश या सरकारी व्यय, मुद्रा की पूर्ति तथा तरलता अधिमान में परिवर्तन आयस या एलएम वक्रों में परिवर्तन लाती है और उसके द्वारा ब्याज दर और राष्ट्रीय आय को भी प्रभावित करती है। So in this way we see that the desire to save or the propensity to consume, investment, government expenditure, changes in money supply,
and liquidity preference brings a change in IS and LM curves, thereby shifting. There's a shift in the IS and LM curve that happens graphically from their initial or original position, and this results to a change in rate of interest and national income levels of the economy. प्रतिष्ठित तथा केंद्रीय ब्याज के सिद्धांतों को हिग्स हैंसन ने एक साथ सिंथेसाइज करके स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि सरकार मौद्रिक अथवा राजकोषीय उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय आय के स्तर अथवा आर्थिक क्रिया को प्रभावित कर सकती है. So by bringing together and merging both classical and Keynesian theories of interest, Hicks and Hansen have very clearly stated that by using wisely the tools of monetary and fiscal policies, the government can influence the level of national income and the level of economic activities in a country. एक उचित मौद्रिक नीति के माध्यम से सरकार एलएम वक्र को परिवर्तित कर सकती है या खिसका सकती है. So with the help of a proper monetary policy, the government can influence the LM curve and bring a shift in it. तथा एक उचित राजकोषीय नीति से वह आयस वक्र को परिवर्तित कर सकती है. And with the help of a proper fiscal policy, the government can bring a shift or a change in the IS curve. इस प्रकार मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति दोनों देश के लिए या दोनों देश में आर्थिक क्रिया को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. सो Hicks and Hansen very clearly and elaborately specify that both monetary policy and fiscal policies can be utilized to bring great changes in the economic activities of a country and restore higher levels of income propagation in an economy. So both these policies have great role in controlling the economic activities of a country. And this they have wonderfully explained through this model, the ISLM model that we have studied now. I hope you've understood the theory, girls. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरी की मेरिट्स, डिमेरिट्स, क्रिटिसिजम्स इन पर चर्चा करेंगे. टिल देन, hope you go through these lectures and just try to understand them. If you have any doubts, you can post your doubts on WhatsApp or email me directly. Stay safe and take care. Bye.